हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं पावर सिस्टम का फोर्थ लेक्चर, लेक्चर नंबर 4। अभी तक हमने 3 लेक्चर में क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, उनको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें पढ़ा था हमने थर्मल पावर प्लांट को। सेकंड लेक्चर में पढ़ा था हमने हाइड्रो। एंड थर्ड लेक्चर में पढ़ा था हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट को। ठीक है, इनकी थ्योरी के साथ में इनके साथ में हमने क्या लगाया था, इसके एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर के जीएन एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, अब हम फोर्थ लेक्चर में हम देख रहे हैं डीजल पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट एंड इसके जो कंपेरिजन, जो पावर प्लांट्स है ना उनके कंपेरिजन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं डीजल पावर प्लांट से। तो डीजल पावर प्लांट को हम डिटेल में एक बार समझेंगे वाया डायग्राम कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये क्या है, एक इंजन। जो इसका मेन पार्ट है ना डीजल पावर प्लांट का, वो है हमारे पास इंजन। ठीक है, जो इसको हार्ट बोलते हैं। तो ये अपने पास ये इंजन कौन सा वाला इंजन होता है, आईसी इंजन होता है। आईसी इंजन जब क्या है, इग्नाइटेशन कंप्रेस्ड इंजन। ठीक है, ये हमारे पास इंजन का नाम है, इग्नाइटेशन कंप्रेस्ड इंजन। ठीक है, अब हमारे पास इसमें वर्किंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे कि इसमें ये क्या कुछ कुछ चीज़ लग रही है। जैसे यहाँ पे एक कंप्रेसर लगा होता है, फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक से फ्यूल कहाँ जाती है, फिल्टर में जाता है, फिर पंप में जाएगा, फिर ये फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू कहाँ जा रहा है, हमारे पास डीजल इंजन के अंदर। सेम चीज़ यहाँ पे जैसे कंप्रेशर है, कंप्रेशर एयर को कंप्रेस करके अंदर इसमें लेगा और फिर इसको कहाँ भेजेगा, इंजन के अंदर। लुब्रिकेटर टैंक से कहाँ, लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप में जाएगा, फिल्टर के थ्रू ये कहाँ जाएगा, इंजन के अंदर। तो सब चीज़ें जा तो इंजन में रही है, बट स्टार्ट किस चीज़ से, प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट हमारा जब हमारे पास जब इस डीजल पावर प्लांट को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कंप्रेशर होता है ना। फर्स्ट स्टेप ये है, कंप्रेशर एटमॉस्फेयर से एयर को क्या करता है, अंदर लेता है। उसके बाद कंप्रेशर इस एयर को हाई प्रेशर पे इसको कंप्रेस करके फिल करता है। ठीक है, हाई प्रेशर पे क्या करता है, कंप्रेस करता है उसको, एयर को। ठीक है, जब कंप्रेस्ड एयर हमारे पास क्या जाती है, कंप्रेस्ड एयर कहाँ जाती है, फिल्टर के अंदर। और फिल्टर क्या करता है कि जो हमारे पास एटमॉस्फेयर पे जो एयर आई है ना, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज हो सकती है, तो उसकी इम्प्योरिटीज को रिमूव करने का काम कौन करता है, फिल्टर करता है। एंड देन वो फिल्टर करने के बाद कंप्रेस्ड एयर कहाँ जाती है, इंजन के अंदर। और जो हमारे पास इग्नाइटेशन इंजन होता है ना, इसको क्या करता है, जो कंप्रेस्ड एयर को हाई टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे क्या करता है, और कंप्रेस्ड करता है। किसको, जो हमारी कंप्रेस्ड एयर को और कंप्रेस करने का काम कौन करता है, हमारे पास इंजन, इग्नाइटेशन इंजन। ठीक है, अब जो हमारे पास जब ये हमारे एयर है वो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जब इग्नाइटेशन इंजन में जाएगा, तो क्या है, इसमें कहते हैं गर्म होने लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड हमारी स्टार्ट हो जाती है प्रोसेस इधर से, फ्यूल टैंक से। उसके बाद ये वाली प्रोसेस यहाँ पे जाके ये हमारे पास इंजन स्टार्ट हो गया, और हमारी जो कंप्रेस्ड एयर थी वो हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पे इग्नाइट स्टार्ट होने लग गई है। ठीक है, तो हमारे फ्यूल टैंक से फ्यूल को पंप के थ्रू क्या करता है, पंप इसको खींचता है, और फिल्टर के द्वारा हमारा जो फ्यूल टैंक है ना, वहाँ से जो फ्यूल आया है उसको फिल्टर क्या करता है, उसको फिल्टर आउट करता है। क्योंकि जो हमारे ऑयल वगैरह है, जो हमारे पास डीजल, जैसे कि यहाँ पे फ्यूल पंप पे कौन सा फ्यूल ले रहे हैं, जैसे डीजल इंजन है तो यहाँ पे डीजल लेंगे। ठीक है, तो डीजल को क्या कर रहा है, फिल्टर करने का काम होता है। फिल्टर करने के बाद पंप इसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है, कौन उसको, फ्यूल को। ठीक है, और फ्यूल हमारा ऐसा नहीं कि एक पाइप के थ्रू हमारे पास डायरेक्टली हमारा क्या बोलते हैं इंजन के अंदर जाएगा, नहीं। इंजन के अंदर क्या होता है, पिस्टन्स लगे होते हैं। जैसे कि ये हमारे पास पिस्टन है, तो हमारे पास क्या है कि जैसे हमारे पास कंप्रेस्ड एयर, जो यहाँ पे जो कंप्रेस्ड एयर है ना, उसकी वजह से ये जो पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगेगा, और ये पिस्टन क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड की वजह से एक साथ में दब जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या है, इग्नाइटेशन स्टार्ट होने लग जाएगी। ठीक है, जब हमारा फ्यूल इंजेक्टर, जो हमारे पास जो फ्यूल है ना डीजल, जो हमारे ये इग्नाइटेशन पे जाके इंजेक्ट होगा, मतलब किसके, एक नोजल के थ्रू, नोजल के थ्रू जब इसके पास जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाएगा इसका कंबंशन। और इस कंबंशन की वजह से, यहाँ पे कंबंशन की वजह से एक एनर्जी निकलेगी, जो हमारे पास कपल्ड, मतलब जो हमारे डीजल इंजन है इसके साथ कपल्ड कौन है, जनरेटर। और जनरेटर को क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी। जो हमारे पास एनर्जी, जो यहाँ कंबंशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज हुई है, वो हमारे जनरेटर को क्या करेगी, स्टार्ट करेगी। अब हमारे पास यहाँ देखिए कि डीजल इंजन के जो पार्ट्स है ना, वो काफ़ी फ्रिक्शन वाले हैं, काफ़ी मूवमेंट कर रहे हैं, कंटिन्यू वाइब्रेशन हो रहा है किसके अंदर, डीजल इंजन के जो इसके अंदर जो पार्ट्स वगैरह है। जैसे कि यहाँ पे ये पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे इसका ये, तो इनमें सब में पार्ट्स में क्या है, वाइब्रेशन वगैरह हो रहा है। तो इनमें क्या है कि लुब्रिकेशन की, फ्रिक्शन की जरूरत होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये तीन, यहाँ की ये प्रोसेस हो गई है, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप से क्या करते हैं कि हम जो लुब्रिकेटेड टैंक है ना, वहाँ से लुब्रिकेशन लेके कहाँ जाता है, फिल्टर में। फिल्टर इसको फिल्टर आउट करने के बाद ये पंप के थ्रू आगे पास होता है, और पास कहाँ पे होता है, डीजल इंजन के अंदर।
डीजल इंजन के अंदर जो पार्ट्स है ना, इंटरनल पार्ट्स जो इसके इंजन के, जो आईसी इंजन के इंटरनल पार्ट्स है ना, जैसे पिस्टन वगैरह, उसके अंदर होके निकलेगा, जिससे कि जो पार्ट्स वगैरह है ना उनमें फ्रिक्शन इजीली हो पाए और उनका मूवमेंट रुके ना। मतलब कोई चीज़ ऐसे नहीं है कि जैसे कि हमारे पास जो पार्ट्स कंटिन्यू वाइब्रेट हो रहे हैं या चल रहे हैं, तो वहाँ पे घर्षण बल की वजह से क्या हो जाता है, फ्रिक्शन, मतलब वो है कि वो घसने लग जाएंगे। तो लुब्रिकेशन क्या होता है, उनको फ्रिक्शन लेस बनाता है, किनको, जो हमारे पास जो वाइब्रेशन हो रहा है हमारे पास इंटरनल पार्ट्स में, ठीक है। तो उनको फ्रिक्शन लेस बनाने के बाद ये क्या करता है कि लुब्रिकेशन हमारा कंप्लीट अपनी जो काम होता है उसको करने के बाद क्या करता है कि ये जो लुब्रिकेशन को आगे वापस ले लिया जाता है, क्योंकि ये तो है नहीं कि लुब्रिकेशन को सिर्फ इंजन के अंदर रखना है, ठीक है। तो और एक टाइम के बाद लुब्रिकेशन का क्या है, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और उसके बाद इस लुब्रिकेशन क्या करते हैं, एग्जॉस्ट द लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन को बाहर निकाल लिया जाता है यहाँ से। एंड ऑयल टैंक के अंदर, ये क्या है, ऑयल कूलर के अंदर, ऑयल कूलर के अंदर क्या करा जाता है, लुब्रिकेशन जो हाई डीजल इंजन के अंदर लुब्रिकेशन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसको लुब्रिकेशन को ठंडा करने के लिए ऑयल टैंक एक यहाँ पे कलेक्ट करके हमको कहाँ भेजते हैं इसको, कूल वाटर कंडेंसर के अंदर। तो हमारे जो लुब्रिकेशन है उसको हम भेजते हैं हम कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर जो हमारे पास लुब्रिकेशन को कूलिंग टावर, कूलिंग वाटर पंप के थ्रू कहाँ भेजता है, दोबारा से कूल करके इसको ऑयल कूलर के अंदर भेजता है। ऑयल कूलर हमारे पास जो लुब्रिकेशन है ना उसको कॉल्ड रिटर्न ऑयल, जो हमारे पास यहाँ से लुब्रिकेशन गया था, जो गर्म होकर वापस यहाँ निकाल लिया, उसको ठंडा करके हम कहाँ भेजते हैं, वापस लुब्रिकेशन टैंक के अंदर। दो इसका परफॉर्म ये ही चलता रहता है कि लुब्रिकेशन से जाएगा फिल्टर में, फिल्टर से जाएगा इंजन में, यहाँ पे अपने पार्ट्स जो भी इसका जो भी वर्क था उसको परफॉर्म किया, देन इसको वापस वापस बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद बाहर निकालने के बाद इसको कहाँ भेजते हैं, कूल वाटर कंडेंसर के अंदर, कंडेंसर इसको कंडेंस करके कूलिंग वाटर पंप के थ्रू, और उसके बाद रिटर्न कर देता है कॉल्ड रिटर्न ऑयल को लुब्रिकेशन टैंक के अंदर, ठीक है। ये हमारी वर्किंग है किसकी, डीजल पावर प्लांट की, ओके। अब जैसे कि यहाँ से डीजल इंजन के अंदर जो हमारे पास एनर्जी निकली थी ना कन्वेंशन से, वो कहाँ किसको ऑपरेट करता है, कपल्ड होता है डायरेक्टली किससे, जनरेटर से। जनरेटर क्या होता है, इससे कपल्ड होने के बाद एनर्जी को क्या, जो हमारे पास यहाँ से जो एनर्जी निकली थी कन्वेंशन एनर्जी, कन्वेंशन इंजन एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और हमारे पास आगे जाके इसको ट्रांसफर कर देता है जो भी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हॉट गैस बनी हुई है ना डीजल इंजन के अंदर, अगर उस हॉट गैस को हम नहीं निकालेंगे तो हमारा इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और एक टाइम के बाद उसका टेम्परेचर लेवल बहुत बढ़ेगा, तो हमारे पास जो इंटरनल पार्ट्स वगैरह है ना वो जल सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे एक साइलेंसर लगा होता है, ठीक है। तो साइलेंसर क्या करता है कि इस जो हॉट गैस होती है ना इनको इस यहाँ से अंदर से इंजन से खींचता है और बाहर की तरफ निकाल देता है। अब ये हमारे पास जो साइलेंसर वगैरह है ना, ये हमने बहुत सारी चीज़ बाइक वगैरह होती है उन सब में भी देखा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके कुछ एडवांटेज और क्या क्या चीज़ें हैं। इन डीजल पावर प्लांट द डीजल इंजन इज यूज एज ए प्राइम मूवर। इसमें डीजल इंजन होता है ना वो कैसे यूज करता है, प्राइम मूवर, मतलब जैसे कि और जगह पे स्टीम पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, ये सब पावर प्लांट में टरबाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे टरबाइन की जगह क्या चीज़ यूज की जाती है, वो है हमारे पास डीजल इंजन को, ठीक है। टू ड्राइव द ऑल्टरनेटर, किसको करने, क्या करने के लिए, अल्टरनेटर को ड्राइव करने के लिए। सेकंड पॉइंट है हमारे पास डीजल फ्यूल ऑयल वर्न इनसाइड एंड, हमारे पास जो हमारे क्या बोलते हैं डीजल इंजन है ना उसके अंदर क्या होता है, जो फ्यूल है ना वो वर्न होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ कंबंशन, मतलब जो जलता है कंबंशन होता है उसके अंदर, एक्ट एज ए वर्किंग एजेंट टू प्रोड्यूस मैकेनिकल एनर्जी। जो कंबंशन होता है जब हमारे पास फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्टर के थ्रू, जो फ्यूल इंजेक्ट करता है इंजेक्टर के थ्रू, तो हमारे पास कंप्रेस्ड एयर यहाँ से कॉन्टेक्ट में आता है, तो क्या होता है, कंबंशन होता है। कंबंशन होने की वजह से वहाँ पे एक मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो मैकेनिकल एनर्जी कपल्ड होती है कहाँ से, हमारे पास ऑल्टरनेटर से, और ऑल्टरनेटर को ड्राइव करती है, जिससे हमारे पास क्या होती है, वो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। वही चीज़ यहाँ बताइए, द डीजल इंजन ड्राइव इलेक्ट्रिक जनरेटर विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ डीजल, हमारे पास डीजल की कॉस्ट क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। तो डीजल पावर प्लांट ओनली यूज टू स्मॉल पावर जनरेट करने के लिए। अब एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि हम डीजल पावर प्लांट को कहाँ यूज करते हैं और कब यूज करना, मतलब कौन सी कंडीशन है जिसमें हम डीजल पावर प्लांट को यूज करते हैं। अब देख हमारे पास हाइड्रो, सबसे ज़्यादा जो पावर जनरेट होती है हमारी डेली लाइफ में वो होती है सबसे ज़्यादा हाइड्रो और थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट से, इनसे सबसे ज़्यादा एनर्जी को जनरेट किया जाता है। बट किसी इमरजेंसी केस में जब ये हमारी थर्मल और ये वाली हमारी जो है ना पावर प्लांट वो बंद है, तो उनके लिए एक छोटा स्टैंड बाय
पावर प्लांट जो इंस्टेंटली चालू होकर इमरजेंसी केस में पावर को सप्लाई कर सके, तो वो वाला प्लांट कौन सा है हमारे पास, डीजल पावर प्लांट। तो वो हमारे इमरजेंसी केस में हमारे पास कॉस्ट से ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंस है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी चाहिए, तो वो प्रोड्यूस करते हैं हम डीजल पावर प्लांट से। इसलिए जो डीजल पावर प्लांट को कौन सा क्या भी बोलते हैं, स्टैंड बाय पावर प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। द डीजल पावर प्लांट आर यूज एट सच प्लेस वेयर डिमांड ऑफ पावर इज लेस, जब पावर की डिमांड क्या है, कम है, और सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ कोल और वाटर नॉट अवेलेबल, और उस केस में जबकि वाटर और क्या बोलते हैं कोल सफिशिएंट मात्रा में प्रोवाइड नहीं है उस केस में, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है हमारे पास, द डीजल पावर प्लांट आर यूज एज स्टैंड बाय सेट फॉर सप्लाइंग पावर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो डीजल पावर प्लांट है वो इसको कौन सा टर्म बोलते हैं, क्या चीज़ बोलते हैं, स्टैंड बाय सेट, कि ये अचानक जब भी हमारे कोई इमरजेंसी वगैरह केस होगा किसी भी, जब हमारे पास कोल और वाटर की सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल नहीं है, उस केस में हम क्या करें, डीजल पावर प्लांट को ऑन कर सकते हैं। जैसे कि आगे, जैसे कि कुछ इमरजेंसी केस है जहाँ पे हमेशा एनी हाउ केस में हमारे पास लाइट होनी चाहिए, जैसे कि एक आर्मी प्लांट जो वो होते हैं जहाँ पे हॉस्पिटल्स होते हैं, सिनेमा हॉल्स वगैरह होते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स है, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे 24 आवर्स को मतलब लाइट होना जरूरी है, तो उन जगह पे स्टैंड बाय पावर प्लांट्स होते हैं जिससे कि वहाँ से सप्लाई की जाती है, ओके। अब नेक्स्ट केस है हमारे पास, इसके एडवांटेज क्या क्या है। एडवांटेज ऑफ डीजल पावर प्लांट, ए डीजल पावर प्लांट रिक्वायर लेस स्पेस। एक तो इसका स्पेस जो रिक्वायर्ड होता है ना डीजल पावर प्लांट, वो काफ़ी कम होता है, बिकॉज नंबर एंड साइज ऑफ एक्चुलरी इक्विपमेंट इज स्मॉल, जो इसमें नंबर ऑफ द एक्चुलर इक्विपमेंट है ना वो है तो कम होते हैं इसके अंदर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, डीजल पावर प्लांट कैन भी स्टार्ट क्विकली, और डीजल पावर प्लांट को अचानक से भी मतलब बहुत इंस्टेंटली क्या कर सकते हैं, इसको स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, डीजल पावर प्लांट रिक्वायर लेस वाटर फॉर कूलिंग, और इसमें जो कूलिंग होती है, लुब्रिकेट को तो कूल करते हैं इसके अंदर, तो उसमें वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो भी क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये स्मॉल कैपेसिटी का होता है। फिफ्थ पॉइंट है, नीडेड लेस स्टाफ फॉर ऑपरेशन, और इसमें जब इसको चलाने के लिए ज़्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं होती है, तो ये भी एक एडवांटेज पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, डज नॉट हैव एनी स्टैंड बाय लॉस, और इसके अंदर कोई लॉसेस नहीं होते, किसके अंदर, डीजल पावर प्लांट के अंदर, ओके। अब हमने देखे इसके डिसएडवांटेज, कि ये तो एडवांटेज थे, अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। अब डीजल पावर प्लांट में जो डीजल होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, जो एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट है, ओनली यूज टू जनरेट स्मॉल पावर, ये कम पावर ही जनरेट कर सकता है, लार्ज पावर करेंगे तो कितना कॉस्ट, मतलब डीजल वैसे ही बहुत कॉस्टली है, अगर इससे लार्ज अमाउंट ऑफ पावर जनरेट की जाएगी तो कितना हमारी जो कॉस्ट होगी जनरेशन की वो काफ़ी हाई हो जाएगी, तो इसलिए नेक्स्ट ये भी हमारे पास डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेशन, जो इसके अंदर लुब्रिकेशन लेते हैं ऑफ डीजल इंजन के अंदर इज जनरली हाई, ये भी क्या है, हाई कॉस्ट का है, कौन सा, लुब्रिकेशन। फोर्थ है हमारे पास, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ डीजल पावर प्लांट इज हाई, और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है, लुब्रिकेशन हाई है, और जनरेट स्मॉल पावर एंड कॉस्टली होता है डीजल, ठीक है। ये इसके डिसएडवांटेज पॉइंट है। अब इसकी इफिशियंसी देखते हैं कि डीजल पावर प्लांट की इफिशियंसी कितनी होती है, ठीक है। इफिशियंसी ऑफ डीजल पावर प्लांट इज 35 to 42%, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी रखना है, ठीक है, कि इसकी क्या बोलते हैं, इसकी इफिशियंसी कितनी है, 35 to 42%। और डीजल पावर प्लांट को और क्या नाम से जाने जाते हैं, डीजल पावर प्लांट यूज एज स्टैंड बाय प्लांट, एक तो स्टैंड बाय प्लांट के या इमरजेंसी प्लांट के नाम से, कभी हमारा कोई क्वेश्चन आएगा कि विच प्लांट कॉल्ड इमरजेंसी प्लांट, तो वो होता है हमारे पास डीजल पावर प्लांट को, ओके। अब हमने इसकी वर्किंग देख ली है और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों चीज़ देख ली है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं गैस पावर प्लांट को। अब हम पढ़ेंगे गैस टरबाइन पावर प्लांट को, और इसको भी हम सेम चीज़ कहाँ से देखेंगे, इसके डायग्राम से। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, गैस पावर प्लांट का डायग्राम है, इससे इसकी वर्किंग को थोड़ा देख लेते हैं एक बार ब्रीफली, और उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, ये एयर को फिल्टर क्या करता है, एयर को अंदर खींचता है, टेक फ्रेश एयर, फ्रेश एयर फ्रॉम एटमोस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर से फ्रेश एयर को इनटेक करता है, ठीक है।
उसके बाद जो एयर के अंदर इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे कि इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होंगे, कुछ स्मॉल पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो मतलब और भी इम्प्योरिटीज़ होती है, कुछ चीज़ तो कागज़ के टुकड़े, कुछ भी चीज़ें हो सकती है, उनको फ़िल्टर आउट करने का काम कौन करता है? फ़िल्टर, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास एयर है ना, मतलब कंप्लीट फ़िल्टर होने के बाद जो एयर है ना, उसको कौन किसके अंदर जाता है? ये कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर जो हमने एटमॉस्फेयर से जो एयर ली थी ना, उसको हाई प्रेशर पे क्या करता है? इसको कंप्रेस करता है। जैसे हमारे गैस सिलेंडर वगैरह होते हैं ना, उसमें हाई कंप्रेस में क्या होता है? एयर भरी होती है, मतलब जो भी उसका जो फ्यूल होता है ना गैस का, तो गैस बनी होती है हाई प्रेशर के अंदर। सेम चीज़ यहाँ ये कंप्रेसर के अंदर क्या होता है? एयर भरी होती है हाई प्रेशर में, ठीक है। कंप्रेशर कंप्रेस्ड एयर जो होती है भरी होती है हाई प्रेशर पे, ठीक है। उसके बाद जो हाई प्रेशर पे जो कंप्रेस्ड एयर होती है ना, वो कहाँ जाती है? रीजनरेटर के अंदर। रीजनरेटर हमारे जो एयर रहता है ना, कंप्रेस्ड एयर, उसको कहाँ भेजता है? कंबशन के अंदर, जहाँ पे कंबशन चैम्बर के अंदर, ठीक है। कंबशन चैम्बर में हमारी जो एयर है ना, उसको ये एयर गैस जो भी होगी ना, उसको ये क्या करता है? कंबशन करता है, मतलब जलाता है। और यहाँ से जो एनर्जी निकलती है वो कहाँ जाती है? हमारे पास गैस टरबाइन में, और गैस टरबाइन क्या करती है? मूव करने लग जाती है इससे, ठीक है। और हमारे पास जो कंप्रेशर है ना, वो डायरेक्टली कपल्ड होता है किससे? गैस टरबाइन से। ये कंप्रेशर डायरेक्टली कपल्ड होता है गैस टरबाइन से, और कंबशन से जो एनर्जी जाएगी उसकी वजह से गैस टरबाइन क्या करते हैं कि मूव करेगी, ठीक है। और ये गैस टरबाइन जब मूव करेगी तो मैकेनिकल एनर्जी को किससे कनेक्टेड है? कपलर के थ्रू ऑल्टरनेटर से। ऑल्टरनेटर को से एनर्जी जनरेट करेगी, मतलब ऑल्टरनेटर को घुमाएगी। ऑल्टरनेटर से जिससे क्या है कि जो ऑल्टरनेटर होता है ना, जो भी मैकेनिकल एनर्जी होगी उसको कन्वर्ट करेगा किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो भी हमारे पास जो आगे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा, जैसे भी जहाँ ट्रांसफर है, जो भी हमारे पास जनरेशन पॉइंट है ना, उससे तो ये हमारे पास ऑल्टरनेटर आगे सप्लाई प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब हमारे पास गैस टरबाइन में जो भी हमारे पास गैस यहाँ पे आई थी कंबशन चैम्बर से, वो गैस टरबाइन पे जाएगी। टरबाइन से वर्क करके क्या करता है? ये एक एग्जॉस्ट गैस को रीजनरेटर वापस ले लेता है, ठीक है। तो ये इसको एग्जॉस्ट गैस को वापस लेके रीजनरेटर के अंदर जाता है। रीजनरेटर इस गैस को वापस इसमें से घुमा के रीजनरेटर के अंदर के वापस कहाँ भेजती है? कंबशन चैम्बर के अंदर। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती है जब तक हमारा ये प्लांट चलेगा, ठीक है। अब इस चीज़ को हम वर्किंग को यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। ठीक है। अब इसमें सिमेटिक अरेंजमेंट ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट के कौन कौन से है? इसके अंदर एक कंप्रेशर होता है, एक रीजनरेटर होता है, एक कंबशन चैम्बर होता है, गैस टरबाइन होती है, ऑल्टरनेटर होता है, और एक स्टार्टिंग मोटर होती है। अब इनकी वर्किंग क्या है उन सब चीज़ों को देखते हैं। फर्स्ट कंप्रेशर से स्टार्ट करते हैं। द कंप्रेशर यूज इन द प्लांट इज जनरली टू रोटेटिंग टाइप का। ये कैसे टाइप का होता है? रोटेटिंग टाइप का। द एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इज ड्रॉ बाय कंप्रेशर। कंप्रेशर जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है ना, उसको क्या करता है? ड्रॉ करता है, खींचता है, अंदर लेता है। और वाई फिल्टर विच रिमूव द डस्ट फ्रॉम एयर्स। और ए फिल्टर का काम होता है कि डस्ट को रिमूव करने का काम। द रोटेटिंग ब्लेड ऑफ कंप्रेशर। कंप्रेशर की जो रोटेटिंग ब्लेड होती है ना, पुश द एयर बिटवीन द स्टेशनरी ब्लेड्स में, जो भी जो इसके इंटरनल प्रोसेस होती है ना कंप्रेशर की, उसमें जाएगा। जो ब्लेड वगैरह जो घूम रही है इसके अंदर कंप्रेशर के अंदर, उसमें the compressor air the compressor push the air between the stationary blade and stationary blade to rise द प्रेशर। मतलब इसके अंदर कंप्रेसर एयर के अंदर जो भी घूम के इसमें क्या करता है, जो एयर है ना उसका प्रेशर को इंक्रीज करता है, ठीक है। थस द एयर एट हाई प्रेशर पे, जब एयर के अंदर क्या मतलब कंप्रेसर के अंदर हाई प्रेशर पे एयर को कंप्रेस कर दिया जाता है, इज अवेलेबल एट आउटपुट ऑफ द कंप्रेशर। जब इसको हाई प्रेशर पे कंप्रेस कर दिया जाता है एयर को, जो एटमॉस्फेरिक एयर को, तो कंप्रेशर क्या रेडी कर देता है? क्या होता है? आउटपुट ऑफ कंप्रेशर का मतलब कंप्रेशर से वो निकल के एयर कहाँ जाती है? रीजनरेटर के अंदर, ठीक है। सेकेंड टर्म हमारी आ गई है रीजनरेटर। अब रीजनरेटर की वर्किंग देखते हैं। रीजनरेटर इज ए डिवाइस। रीजनरेटर एक डिवाइस है विच रिकवर हीट फ्रॉम एग्जॉस्ट गैस। जो एग्जॉस्ट गैस वापस आई है ना जहाँ से, मतलब गैस टरबाइन से, उसको क्या करता है? रिकवर करने का काम करता है। ऑफ टरबाइन का द एग्जॉस्ट इज पास थ्रू द रीजनरेटर। और ये जो एग्जॉस्ट है ना, वो पास कहाँ से होता है? रीजनरेटर से बिफोर वेस्टिंग टू एटमोस्फेयर। जो हमारे पास जो एयर आई है ना, उसको दोबारा से वापस एटमोस्फेयर में भेजने से पहले किस में जाता है? ये रीजनरेटर के अंदर। ये रीजनरेटर कंसिस्ट ऑफ नीट ऑफ ट्यूब्स। मतलब इसके अंदर क्या होता है? कंप्रेशर के अंदर जो रीजनरेटर होता है ना, उसके अंदर एक ट्यूब्स लगी होती है, ठीक है, जो हमने डायग्राम में देखा था, जैसे कि ये वाला, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? ट्यूब लगी होती है किसके अंदर? रीजनरेटर के अंदर, ठीक है।
ट्यूब कंटेन इन अ सेल द कंप्रेस्ड एयर फ्रॉम द कंप्रेसर पास थ्रू द ट्यूब्स। तो कंप्रेस्ड एयर होती है ना, जो कंप्रेसर के थ्रू जो रीजन कंप्रेसर रीजनरेटर में भेजेगा ना कंप्रेस्ड एयर को, तो वो एयर कहाँ से पास होती है, ट्यूब से पास होती है ऑन इट वे टू कंबशन चैम्बर। उसके बाद ये कहाँ जाती है, कंबशन चैम्बर में जाती है। इन दिस वे कंप्रेस्ड एयर इज हीटेड, और इसकी वजह से कंप्रेस, जैसे कि यहाँ पे जब जाएगा रीजनरेटर में, तो रीजनरेटर क्या करता है, जो कंप्रेस्ड एयर होती है ना, तो ये कंप्रेसर तो क्या करता है, हाई हाई प्रेशर में उसको कंप्रेस करता है, और रीजनरेटर क्या करता है, उसको हॉट मतलब गर्म करने में, एयर को हीटेड करने के काम में करता है रीजनरेटर, ठीक है। तो ये चीज़ें, इन दिस वे द कंप्रेस्ड एयर इज हीटेड बाय द हॉट एग्जॉस्ट गैस, और जो यहाँ से गैस निकल रही है टरबाइन से, वो हमारे पास जो कंप्रेस्ड एयर जा रही है उसको गर्म करने के काम में आती है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास कंबशन चैम्बर। ये क्या काम वर्किंग है इसको देखते हैं। द एयर एट हाई प्रेशर, एयर जाती है कहाँ पे, हाई प्रेशर की, फ्रॉम कंप्रेशर इज टू लीड टू कंबशन चैम्बर। कहाँ से जा रही, कंप्रेशर से कंबशन चैम्बर में। वाई, रीजनरेटर किसके थ्रू, रीजनरेटर के थ्रू में, ठीक है। इन द कंबशन चैम्बर द हीट इज एडेड टू द एयर, एयर में हीट एडेड की जाती है। वाई, बर्निंग ऑयल, कोई भी ऑयल को बर्न करने के बाद, करने से, ठीक है। तो ऑयल इज इंजेक्ट थ्रू द बर्नर इनटू द चैम्बर। तो ये जो हमारे पास बर्नर है ना, हमारे पास चैम्बर है, इसके अंदर क्या आता है, ऑयल भी इंजेक्ट किया जाता है इसके अंदर। ऑयल इंजेक्ट, ऑयल को जो बर्न करते हैं, जिसकी वजह से क्या कंबशन चैम्बर क्या होता है कि एक मतलब हीट प्रोवाइड हो जाती है, ये ऑयल को बर्न करने की वजह से। तो द ऑयल इज इंजेक्ट थ्रू द बर्नर इनटू द चैम्बर एट हाई प्रेशर टू इंश्योर एटमॉस्फेयर ऑफ ऑयल एंड थ्रू आउट मिक्सिंग विद एयर। और ये किसके साथ मिक्स होता है, एयर के साथ में। द रिजल्ट इज दैट द चैम्बर अटेन वेरी हाई टेम्परेचर, और ये हमारे चैम्बर के अंदर एक हाई टेम्परेचर क्या होता है, जनरेट हो जाता है, जितना कितना देर का यहाँ पे 3000 फेरेंटी। द एटमॉस्फेयर द कंबशन गैस आर सुटेबल कूल टू 1300 फेरेंटी से 1500 फेरेंटी, देन डिजायर टू गैस टरबाइन। और ये दोबारा ये टेम्परेचर बजाती है, तो ये गैस कहाँ चल जाती है हमारे पास, गैस टरबाइन में, और गैस टरबाइन से ये वापस एग्जॉस्ट गैस को वापस कहाँ से भेज रहे हैं, रीजनरेटर के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास ये देख लिया, अब गैस टरबाइन का वर्क देखते हैं। द प्रोड्यूस कंबशन कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस, जो मिक्सचर ऑफ गैस है ना कंबशन चैम्बर से, वो कहाँ जाती है, एट हाई टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे आप आर पास टू गैस टरबाइन। जब कंबशन चैम्बर से हमारी जो एयर थी वो हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पे, अब वो पास हो रही है गैस टरबाइन पे। द गैस इन द पासिंग ओवर द टरबाइन ब्लेड, जब ये टरबाइन की ब्लेड्स पे जाएगी तो एक्सपेंड थर्स टू मैकेनिकल वर्क, तो इसकी वजह से क्या होता है, मैकेनिकल वर्क होता है। द टेम्परेचर ऑफ द एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम द टरबाइन इज 900, और जो गैस वापस निकल रही है वो कितनी है, 900 फेरेंटी पे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो हाई टरबाइन है ना हमारे गैस टरबाइन, उसमें जो गैस आई है ना, ये जो भी वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे आई है, वो हमारे पास टरबाइन पे जाएगी, टरबाइन के ब्लेड को घुमाएगी। उसके बाद जो गैस है वो दोबारा थोड़ा कूल डाउन होगी ना एयर के टेम्परेचर में, तो वो 900 फेरेंटी पे वापस दोबारा रीजनरेटर के अंदर ले लिया, ठीक है। अब इसके दो पॉइंट है, और अब यहाँ तक अपन देख ली कि गैस टरबाइन पे आ गई है। अब गैस टरबाइन के बाद हमारा गैस टरबाइन किससे कनेक्ट कपल्ड होता है, ऑल्टरनेटर से। द गैस टरबाइन इज कपल्ड टू ऑल्टरनेटर, तो ऑल्टरनेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी, जो गैस टरबाइन में मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट जनरेट हुई थी, उस मैकेनिकल एनर्जी क्या करती है हमारे पास टरबाइन को, ऑल्टरनेटर कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द टरबाइन इनटू इलेक्ट्रिकल में। ये मैकेनिकल को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल में। द आउटपुट फ्रॉम ऑल्टरनेटर, और ऑल्टरनेटर का जो आउटपुट है ना इज गिवन टू द बस बार, बस बार को थ्रू द ट्रांसफार्मर सर्किट ब्रेकर आइसोलेटर से आगे ये ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास एक स्टार्टिंग मोटर है। अब स्टार्टिंग मोटर का वर्क क्या है वो देखते हैं, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग द टरबाइन, टरबाइन को स्टार्ट करने से पहले कंप्रेशर हैज़ टू स्टार्ट। तो कंप्रेशर मतलब जो टरबाइन है ना हमारे पास इस वाले से, गैस टरबाइन में, गैस पावर प्लांट में, तो उसमें टरबाइन को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास जो कंप्रेशर है ना उसको स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम दिस पर्पज द इलेक्ट्रिक मोटर इज माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट ऑफ द टरबाइन, टरबाइन के सेम शाफ्ट पे इसलिए हमारे पास स्टार्टिंग मोटर लगाई जाती है। द मोटर इज एनर्जाइज बाय बैटरी, और मोटर कैसे होती है, एनर्जाइज किससे होती है, बैटरी से। और वंस द यूनिट स्टार्ट, एक बार हमारा ये क्या मोटर प्लांट स्टार्ट हो जाएगा, ऑफ द पार्ट ऑफ मैकेनिकल पावर ऑफ टरबाइन ड्राइव कंप्रेशर, देयर इज नो नीड ऑफ मोटर नाउ। उसके अगर एक बार स्टार्टिंग में हमारे पास क्या जो हमारे पास कंप्रेशर है ना उसको स्टार्ट करने के लिए हमारे स्टार्टिंग मोटर की जरूरत पड़ेगी। एक बार हमारा प्लांट जो चालू हो जाएगा उसके बाद हमारे पास जो स्टार्टिंग मोटर है ना उसकी कोई भी नीड नहीं होगी, ठीक है। अब इसके सारे पार्ट्स देख लिए। अब हम देखेंगे इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पॉइंट जो हमारे पास ऊपर दे रखे हैं।
इसकी एक और वर्किंग देखते हैं। जनरेटिंग स्टेशन विच एम्प्लॉय गैस टर्बाइन एज ए प्राइम मूवर। गैस टर्बाइन कैसे यूज होती है एज ए प्राइम मूवर फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉन एज गैस टर्बाइन पावर प्लांट। ओके, सेकंड टर्म है हमारे पास, इन ए गैस टर्बाइन पावर प्लांट एयर इज यूज एज ए वर्किंग फ्लड। इसमें वर्किंग फ्लड की तरह क्या यूज लिया जाता है गैस में, गैस टर्बाइन में एयर को यूज करेंगे, ठीक है। तो एयर इज कंप्रेस्ड बाय कंप्रेशर, एयर को कंप्रेस करते हैं बाय कंप्रेशर एंड इज लीड टू कंबशन चैम्बर। और ये कहाँ जाती है, कंबशन चैम्बर में, वहाँ पे इसमें हीट ऐड की जाती है, किसके, हीट, हीट इज एडेड टू एयर, एयर में हीट ऐड होती है, तो राइजिंग इट्स टेम्परेचर, और जिसकी वजह से एयर का टेम्परेचर क्या होता है, राइज हो जाता है। हीट इज एडेड टू कंप्रेस्ड एयर आइदर बाय बर्निंग फ्यूल, किसी भी या तो बर्निंग मतलब चैम्बर के अंदर फ्यूल को बर्न करके, मतलब ऑयल वगैरह को, बाय यूजिंग एयर हीटर या एयर हीटर को यूज करके, किसी भी चीज़ को यूज करके हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। The hot and high pressure air from the combustion chamber is then passed to gas turbine। उसके बाद जो हमारे पास ये गैस, ये प्रेशर है ना एयर की, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे वो गैस टर्बाइन में भेजते हैं, वेयर इट एक्सपेंड एंड मैकेनिकल वर्क, और ये वहाँ पे भेजते हैं। उसके बाद ये क्या करता है, मैकेनिकल वर्क, जिसकी वजह से गैस टर्बाइन ड्राइव, जिसकी वजह से गैस टर्बाइन चलती है एंड ऑल्टरनेटर पे जाती है। ऑल्टरनेटर जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। ये चीज़ इसकी वर्किंग हो गई। अब इसके एडवांटेज पॉइंट देखते हैं। इट इज़ सिंपल इन डिजाइन एज कम्पेयर टू स्टीम पावर स्टेशन। ये काफ़ी सिंपल है एज कम्पेयर टू स्टीम पावर प्लांट जो भी स्टेशन है ना उसके में, इसमें कोई बॉयलर नहीं होता और कोई भी ऑक्सिलरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। सेकेंड एडवांटेज ये है, इट इज़ मच स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू स्टीम पावर स्टेशन के कंपेयर, बहुत छोटा है, ठीक है। ये इसका एडवांटेज है। दिस इज एक्सपेक्टेड सिंस गैस टर्बाइन पावर प्लांट डज नॉट रिक्वायर बॉयलर, फीड वाटर अरेंजमेंट, ये सब चीज़ें इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इनिशियल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट आर मच लोअर देन इक्विवेलेंट स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट से इसकी जो ऑपरेटिंग और इनिशियल कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम होती है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, इट रिक्वायर कंपेरेटिवली लेस वाटर एज नो कंडेंसर इज रिक्वायर। इसमें एक वाटर की बहुत सबसे कम वाटर रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर कोई कंडेंसर नहीं होता, और इसका मेंटेनेंस चार्ज आर क्वाइट स्मॉल, इसका मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है। तो कंस्ट्रक्शन टर्बाइन आर मच सिंपलर इन कंस्ट्रक्शन में, जो गैस टर्बाइन की जो गैस टर्बाइन है ना आर बहुत सिंपल होती है कंस्ट्रक्शन में एंड ऑपरेशन में स्टीम टर्बाइन की कंपेयर में। इट कैन बी स्टार्ट क्विकली, इसको बहुत इजीली स्टार्ट कर सकते हैं बहुत जल्दी, और कोल्ड कंडीशन में, ठंडे अगर वो बंद भी है ना तो भी इसको जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा केस है, देर आर नो स्टैंड बाय लॉसेस, इसके अंदर कोई भी स्टैंड बाय लॉसेस नहीं होते हैं। और एक चीज़ इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसको ना, जैसे कि हमारे पास स्टैंड बाय लॉस किसमें, डीजल पावर प्लांट में भी कोई भी स्टैंड बाय लॉसेस नहीं होते हैं, एक्स्ट्रा लॉसेस, ठीक है। हाउएवर इन स्टीम पावर स्टेशन द लॉसेस अकर बिकॉज ऑफ बॉयलर कीप्ड इन ऑपरेशन इवन व्हेन टर्बाइन इज सप्लाई इज नो लोड। अगर कोई भी लोड पे सप्लाई नहीं कर रहे उसके बाद भी ये सब चीज़ें बॉयलर ऑपरेशन के अंदर रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम डिसएडवांटेज इसके। अब इसके डिसएडवांटेज है, देयर इज प्रॉब्लम फॉर स्टार्टिंग द यूनिट। स्टार्ट करने के लिए कुछ प्रॉब्लम होती है कि क्योंकि स्टार्टिंग के लिए इसमें कंप्रेशर के लिए क्या यूज करते हैं हम, स्टार्टिंग मोटर का, तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। सेकंड डिसएडवांटेज है, सिंस ग्रेट पार्ट ऑफ पावर डेवलप बाय टर्बाइन इज यूज टू ड्राइविंग द कंप्रेशर द नेट आउटपुट इज लो। इसमें ये कि जो पावर होती है जनरेट करते हैं वो काफ़ी लो कंडीशन में होती है, मतलब कम होती है। तीसरा केस है इसमें कि इसकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी है ना इस प्लांट की बहुत कम है, कितनी है, ओनली 20%, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है, द टेम्परेचर ऑफ कंबशन चैम्बर इज क्वाइट 3000 फ़ारेनहाइट सो दैट कंपेरेटिवली रिड्यूस लाइफ इज कंप्लीट, और इसकी की जो लाइफ है ना चलने की, ऑपरेटिंग लाइफ, वो काफ़ी कम होती है। ये इसके डिसएडवांटेज पॉइंट है, ओके। अब हमने ये दोनों चीज़ देख ली, गैस पावर प्लांट एंड डीजल पावर प्लांट को। अब हम देख रहे हैं इसके कंपैरिजन। अभी तक जो पावर प्लांट पढ़े थे ना इस चैप्टर में, उन सब चीज़ का कंपैरिजन करेंगे और उनको देख के कि कौन सी की इफिशियंसी कहाँ पे है, इनिशियल कॉस्ट किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, रनिंग कॉस्ट किसकी ज़्यादा है, वो सब चीज़ें इसमें इस वाले चैप्टर में देखेंगे। और ये हमारा पावर प्लांट वाला टॉपिक था ना, उसको आप यहाँ पे ही कंप्लीट करेंगे इस वाले लेक्चर में, ओके। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम कंपेरिजन, ठीक है। कंपेरिजन ऑफ वेरियस पावर प्लांट का कंपेरिजन। तो इसमें अपन देख रहे हैं कि ये नंबर देख रहे हैं, ये आइटम्स कौन कौन सी चीज़ का कंपेरिजन कर रहे हैं। फर्स्ट प्लांट है हमारे पास स्टीम पावर प्लांट, सेकंड है हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्ड है हमारे पास डीजल, या इसको गैस की, इसकी कंडीशन और गैस की दोनों की सिमिलर होंगी, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट, ओके। अब इनका कंपेरिजन देखते हैं साइड्स पे कि कौन सी, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट, मतलब एज ए कि कहाँ ये स्टीम पावर प्लांट को कौन सी जगह बना सकते हैं, कौन सी नहीं बना सकते, इसकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, हाइड्रो की क्या रहेगी, डीजल की क्या रहेगी, न्यूक्लियर की क्या रहेगी, वो चीज़ देखते हैं फर्स्ट।
सच प्लांट आर लोकेटेड एट प्लेस वेयर सप्लाई ऑफ वाटर एंड कोल इज अवेलेबल, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आर इक्वेटेबल। मतलब इस जो स्टीम पावर प्लांट को ऐसी जगह बनाएंगे जहाँ पे कोल और वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो और ट्रांसपोर्टेशन इजीली प्रोवाइड हो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसका है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। सच प्लांट आर located where large reservoir can be obtained via constructing a dam in hilly areas। और हाइड्रो को जहाँ करेंगे जहाँ पर लार्ज रिजर्वायर हम बना सकते हैं, ऐसी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रो करेंगे और ये हिली एरिया बनेगा और इसके अंदर डैम भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। ऑप्टेन कहाँ पे, जहाँ पे इजीली हम डैम को बना सकते हैं, ऐसे एरिया पे हम क्या बनाएंगे, क्या यूज करेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। अब थर्ड देखते हैं हम डीजल पावर प्लांट का। इसको कहाँ बना सकते हैं, डीजल और गैस को। सच प्लांट कैन बी लोकेटेड एट एनी प्लेस। इसको, ये गैस और डीजल को किसी भी जगह पे बना सकते हैं बिकॉज दे रिक्वायर लेस स्पेस एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्योंकि इसके अंदर स्पेस और जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है कंडेंसर के लिए, वो काफ़ी कम मात्रा के अंदर रिक्वायर होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम न्यूक्लियर पावर प्लांट को। These plants are located away from the thickly populated area to avoid radioactive pollution। इसके अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें से कौन सा पोल्यूशन होता है, रेडियो एक्टिव। इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि जहाँ पे थिकी एरिया होता है, मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, वहाँ पे इस प्लांट को नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये इसके फर्स्ट पॉइंट हो गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं इनिशियल कॉस्ट, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट इज लोअर देन हाइड्रो एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट से। मतलब जो हमारे पास स्टीम पावर प्लांट है ना, उसकी इनिशियल कॉस्ट हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे ना एमसीक्यू, उस जगह पे काफ़ी क्वेश्चंस में हमें डायरेक्ट पूछा जाएगा इनकी इनिशियल कॉस्ट, कि इनिशियल कॉस्ट किसकी ज़्यादा है। जैसे कंपैरिजन बोलेंगे कि स्टीम पावर प्लांट इज की इनिशियल कॉस्ट कंपेयर टू हाइड्रो लोअर है हायर है, तो उस केस में तुम्हें ये कंडीशन सारी पता होनी चाहिए कि एमसीक्यू क्वेश्चन इनमें से काफ़ी सारे में एग्जाम्स में ये आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसकी इनिशियल कॉस्ट इज लोअर देन हाइड्रो एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट से कम होती है। सेकंड है हमारे पास हाइड्रो के लिए, इनिशियल कॉस्ट इज़ वेरी हाई। इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। और क्यों होती है ज़्यादा, क्योंकि जो डैम और कंस्ट्रक्ट रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट होता है ना, तो उसमें प्राइस का रुपये काफ़ी लगते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारे पास न्यूक्लियर, ये डीजल पावर प्लांट। तो डीजल के अंदर क्या होता है, इनिशियल कॉस्ट क्या अदर पावर प्लांट की कंपेयर में काफ़ी कम होती है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट को। तो इनिशियल कॉस्ट इज हाईएस्ट। जो अभी तक जितने प्लांट्स देखे ना, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इनिशियल कॉस्ट होती है ना, वो किसकी होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की। क्योंकि जो इसके अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, उसको बनाने के लिए बहुत सेफ्टी एंड मतलब हर एक छोटे छोटे पॉइंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिविटी, मतलब रेडियो एक्टिव से होती है वहाँ पे, ठीक है, यूरेनियम। तो वो काफ़ी डेंजरस होती है। तो वहाँ उसको बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसको होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रनिंग कॉस्ट, ठीक है। तो रनिंग कॉस्ट जो कोल होती है ना, स्टीम पावर प्लांट, तो उसका रनिंग कॉस्ट हायर देन हाइड्रो एंड न्यूक्लियर प्लांट बिकॉज इज रिक्वायर्ड ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कोल। इसमें जो रनिंग कॉस्ट है ना, वो हाइड्रो और न्यूक्लियर से ज़्यादा होता है किसका, कोल का। अब ये चीज़ तुम्हें, अगर ये चीज़ कंपैरिजन तुमने देखा ही नहीं, तो तुम कैसे आइडिया लगा सकते हो कि रनिंग किसका ज़्यादा है, इनिशियल किसका ज़्यादा है। तो इसलिए सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो हायर द running cost of steam power plant higher the higher than the hydro and nuclear power plant because of required large amount of coal, ठीक है। क्योंकि इसमें कोल की जो रिक्वायरमेंट होती है रनिंग में, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेस मात्रा में रिक्वायर होती है, इसलिए इसकी रनिंग कॉस्ट क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रो एंड न्यूक्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट है ना, उसकी रनिंग कॉस्ट कितनी होती है, नील होती है, जीरो होती है। और क्यों होती है जीरो, क्योंकि इसके अंदर जो रिक्वायर्ड जो वाटर है ना, वो फ्यूल, उसकी कोई कॉस्ट ही नहीं होती है, ठीक है। तो इसकी रनिंग कॉस्ट क्या होती है, जीरो। थर्ड पॉइंट है हमारे पास डीजल का, इसकी हाईएस्ट अमंग ऑल प्लांट, और सबसे हाईएस्ट जो कॉस्ट है ना, जैसे कि इनिशियल कॉस्ट सबसे हाईएस्ट न्यूक्लियर की, ऐसे ही रनिंग कॉस्ट सबसे हाईएस्ट किसकी है, डीजल एंड डीजल प्लांट की, ठीक है। डीजल हाईएस्ट अमंग ऑल प्लांट बिकॉज हाई प्राइस ऑफ डीजल। डीजल की हाई प्राइस की वजह से सबसे ज़्यादा रनिंग कॉस्ट किसकी सबसे ज़्यादा है, डीजल प्लांट की, ठीक है। अब हम देख रहे हैं न्यूक्लियर को, एक्सेप्ट हाइड्रो प्लांट के अलावा, हाइड्रो की तो जीरो होती है, अब जीरो से कम तो क्या किसी की प्राइस हो सकती है।
एक्सेप्ट हाइड्रो प्लांट द इट हैज़ मिनिमम रनिंग कॉस्ट। हाइड्रो के बाद जो सबकी मिनिमम कॉस्ट है ना वो किसकी होती है, न्यूक्लियर की होती है, क्योंकि 1 kg न्यूक्लियर में बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी जनरेट होती है 1 kg न्यूक्लियर से, ठीक है। तो इसकी वजह से इसकी रनिंग कॉस्ट क्या होती है, कम होती है जी। तो एक्सेप्ट हाइड्रो प्लांट इट हैज़ मिनिमम रनिंग कॉस्ट बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल कैन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ पावर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉस्ट ऑफ फ्यूल एंड ट्रांसपोर्टेशन का। तो कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल की और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट किसमें सबसे ज़्यादा होती है, किसमें कम सबसे कम होती है, ठीक है। तो स्टीम पावर प्लांट की कॉस्ट जो होती है ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैक्सिमम, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ कोल इज ट्रांसपोर्टेड टू द प्लांट साइड, क्योंकि प्लांट साइड पे पहुंचाने के लिए कोल एंड रोड के लिए मतलब जो ट्रेन वगैरह उनके थ्रू बहुत ट्रांसपोर्टेशन की नीड होती है, किसको, कोल को पहुंचाने के लिए वहाँ पे कोल स्टेशन पे। तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसपोर्टेशन किसमें, स्टीम पावर प्लांट में। और हाइड्रो की बोले तो नील होती है, क्योंकि वाटर को कहीं से सप्लाई नहीं की जाती है, ठीक है। डीजल की बात करें तो डीजल को लाना ईजी होता है, ठीक है। तो हायर देन हाइड्रो एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंपेयर में तो ज़्यादा होती है, बट स्टीम के कंपेयर में कम होती है। न्यूक्लियर प्लांट की बात करेंगे तो मिनिमम बिकॉज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए जिसका ट्रांसपोर्टेशन है ना वो काफ़ी कम होता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ओवरऑल इफिशियंसी। लिस्ट इफिशियंट ओवरऑल इफिशियंसी इज अबाउट 25%। इनकी इफिशियंसी इनको तुम्हें पता होनी चाहिए कि इसकी इफिशियंसी कितनी है, ओवरऑल इफिशियंसी है, लिस्ट इफिशियंसी ओवरऑल इफिशियंसी इज अबाउट 25%। सेकेंड है हमारे पास मस्ट इफिशियंट ओवरऑल एफिशिएंसी। जो हाइड्रो की इफिशियंसी की बात करेंगे ना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इफिशियंट कौन सा हमारा प्लांट है, वो है हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट, और उसकी है 85 to 95, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट की इफिशियंसी होती है 35% के अप्रॉक्स। एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसकी भी अप्रॉक्स ही होती है 30 to 35 के अप्रॉक्स, ठीक है, ये इसकी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में क्या है, रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ कि स्टार्टिंग टाइम कितना लगता है किसको स्टार्ट करने के लिए किसी पावर प्लांट को। तो स्टीम पावर प्लांट होता है ना, तो रिक्वायर ए लॉट ऑफ टाइम फॉर स्टार्टिंग, इसमें स्टार्टिंग करने के लिए बहुत टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, उसके लिए क्या वो क्या होता है, इट कैन बी स्टार्ट इंस्टेंटली, ये जल्दी ही स्टार्ट हो जाता है। डीजल की बात करेंगे इट कैन बी स्टार्ट क्विकली, और ये भी जल्दी स्टार्ट हो जाता है, कौन, हाइड्रो डीजल भी। और रही हमारे पास न्यूक्लियर की है, ये काफ़ी होता है कैन बी स्टार्ट इजीली, और इसको भी काफ़ी इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा मतलब टाइम टेकिंग होता है, स्टार्ट करना काफ़ी टफ होता है, वो कौन सा होता है हमारे पास, स्टीम पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट को, ओके। अब बात करेंगे हम स्पेस रिक्वायरमेंट की, ठीक है, कि स्पेस कौन से में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। द प्लांट नीड सफिशियंट स्पेस ऑफ बॉयलर और अदर ऑक्सिलरी स्पेस। तो अब हमारे पास जो प्लांट होते हैं उसमें जो स्टीम पावर प्लांट होता है ना, उसके अंदर स्पेस की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। सेकंड प्लांट है हमारे पास हाइड्रो। तो हाइड्रो के अंदर भी क्या बोलते हैं, स्पेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर भी जो डैम होते हैं, रिजर्वायर होते हैं, ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसमें रिक्वायर्ड लार्ज एरिया बिकॉज ऑफ रिजर्वायर रिजर्वायर एंड डैम, उसकी वजह से इसमें एरिया की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब हम बात करें डीजल की, डीजल में एरिया की रिक्वायरमेंट लेस होती है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट, रिक्वायर मिनिमम एज कम्पेयर टू अदर प्लांट, जो डीजल से तो ज़्यादा है, बट ये हमारे पास हाइड्रो स्टीम है ना, उसके कंपेयर में न्यूक्लियर की स्पेस क्या होती है, रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम होती है, ओके। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसके मेंटेनेंस कॉस्ट की, मेंटेनेंस कॉस्ट किसकी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं फर्स्ट की जो स्टीम पावर प्लांट होता है ना, स्टीम पावर प्लांट में इट्स क्वाइट हाई एज स्किल्ड ऑपरेशन स्टाफ इज रिक्वायर्ड। स्टीम पावर प्लांट को मेंटेनेंस करने के लिए एक हाईली स्किल्ड ऑपरेटिंग स्टाफ की ज़रूरत होती है, इसलिए इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास हाइड्रो प्लांट। तो हाइड्रो प्लांट होती है ना, इसकी जो ऑपरेटिंग मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो क्या होती है, लेस होती है। नेक्स्ट होती है डीजल पावर प्लांट, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट लेस है। और उसके बाद हम बात करें कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो कौन से प्लांट की बात है, वो है हमारे पास न्यूक्लियर प्लांट। वेरी हाई एज कम्पेयर टू हाईली ट्रेंड पर्सनल आर रिक्वायर्ड टू हैंडल द प्लांट। प्लांट को हैंडल करने के लिए हाईली स्किल्ड जो स्टाफ है ना उसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसके जो मेंटेनेंस कॉस्ट है न्यूक्लियर पावर प्लांट की वो काफ़ी एक्सेस में होती है, ओके।
अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। स्टीम पावर प्लांट में इट क्वाइट लो एज दीज आर जनरली लोकेटेड नियर द लोड सेंटर। ये इनकी जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है ना वो कम होती है, क्योंकि इसको जनरेट करते हैं ना वो वहाँ ही करते हैं जो लोड सेंटर, जहाँ पे हमको सप्लाई मतलब नियर बाई सप्लाई के पास में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रो। हाइड्रो की ज़्यादा मतलब क्वाइट मतलब ज़्यादा होगी प्राइस, क्योंकि जो हाइड्रो की जगह फिक्स होती है। हाइड्रो को कहाँ कहाँ पे भेजेंगे, कहाँ पे जनरेट करेंगे, हिली एरियाज जहाँ पे डैम और जहाँ पे पानी को डैम बना सके इजीली, और जहाँ पे रिजर्वायर हो और वो एक हाइट पे हो, ठीक है, इसलिए। तो क्वाइट हाई एज कम्पेयर टू दीज आर लोकेटेड क्वाइट अवे फ्रॉम द लोड सेंटर। लोड सेंटर से दूर बनाते हैं, इसलिए इसको ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है हमारे पास डीजल की लिस्ट एज दे आर जनरली लोकेटेड सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ लोड, मतलब इसको लोड के पास लगाते हैं इसलिए इसकी ट्रांसमिशन कॉस्ट कम होगी। और न्यूक्लियर पावर प्लांट की और क्वाइट लो एज दीज आर लोकेटेड नियर द लोड सेंटर के। तो हमारे पास इसकी बात करें कि सबसे ज़्यादा ट्रांसमिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो वो हाइड्रो की है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंड बाय लॉस। स्टैंड बाय लॉस क्या होते हैं, सबसे पहले चीज़ें, ठीक है। स्टैंड बाय लॉस होते हैं कि हमारा जो क्या बोलते हैं, जो हमारा सिस्टम पावर जनरेट नहीं कर रहा है ना, उसके बाद भी उसके जो पार्ट जैसे बॉयलर है, इकोनोमाइजर है, स्टीमर जो सुपर हीटर है, ये रनिंग कंडीशन में है। तो वो उनकी रनिंग का जब हमारे पास पावर जनरेट भी नहीं हो रही, उसके बाद भी हमारे पास अगर इसको स्टार्ट करने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इसलिए इसको बंद नहीं करते। तो हमें जब पावर जनरेट भी नहीं करते उस कंडीशन में भी हमारे पास बॉयलर वगैरह रनिंग कंडीशन में होती है, उसकी वजह से जो लॉसेस होते हैं उनको बोलेंगे हम स्टैंड बाय लॉसेस। जो भी हमारे पास एक्चुअली इक्विपमेंट होते हैं वो रनिंग में होते हैं, जब हम कोई पावर जनरेट भी नहीं कर रहे तो उसकी वजह से क्या होते हैं, ये कि लॉसेस होते हैं, उनको बोलते हैं स्टैंड बाय लॉसेस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लॉस किस में होता है कि सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेता है, थर्मल पावर प्लांट। इसकी वजह से स्टैंड बाय लॉस सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, थर्मल पावर प्लांट में। हाइड्रो इंस्टेंटली हो जाता है, डीजल भी हो जाता है और न्यूक्लियर भी हो जाता है। तो मैक्सिमम एज द बॉयलर रिमेन इन ऑपरेशन इवन व्हेन द टरबाइन इज नॉट वर्किंग। टरबाइन जब वर्किंग भी नहीं है उसके बाद भी हमारा बॉयलर ऑन रहेगा, तो इसकी वजह से इसमें लॉसेस क्या होंगे, स्टैंड बाय लॉस सबसे ज़्यादा होंगे। हाइड्रो के ये मतलब इंस्टेंटली क्या होते हैं, रनिंग हो जाती है, इसलिए इसके लॉसेस क्या होंगे, कम होंगे, और डीजल भी कम होंगे, और न्यूक्लियर पावर प्लांट भी जल्दी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इसकी लॉसेस भी कम होंगे, ठीक है। अब यो हमारा चैप्टर था ना पावर सिस्टम का, जनरेशन ऑफ पावर प्लांट, जनरेशन प्लांट थे ना हमारे पास, वो सारे डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के। और हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक पावर ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो हमारे पास पावर प्लांट कौन कौन से जो हमने डिस्कस किए थे, वो फर्स्ट हमारे किया था थर्मल पावर प्लांट लेक्चर नंबर 1 में। सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को। थर्ड लेक्चर में पढ़ा था हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट को। फोर्थ लेक्चर में हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने डिस्कस किया 2 प्लांट को, एक तो हमने डीजल पावर प्लांट एंड नेक्स्ट पढ़ा था हमने गैस पावर प्लांट को। और इसके अलावा जो इनके सारे थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, डीजल, गैस, इनकी कंपेरिजन को डिस्कशन किया था, ठीक है। अब इसके जो बेस्ड क्वेश्चन है ना डीजल एंड गैस के, उनको एक बार क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अब अपन देखेंगे डीजल इंजन पावर प्लांट के कुछ क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की एक्सप्रेशन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। यहाँ से इनपुट में फ्यूल इनपुट दिया गया है, तो इनपुट में रूप में क्या होगा, फ्यूल होगा, ठीक है। और मतलब फ्यूल और जो भी हीट देखिए ना, फ्यूल एंड हीट, ठीक है, फ्यूल या हीट, ठीक है, ये हमारे पास इनपुट है, ठीक है। अब आउटपुट में क्या होता है कि आउटपुट में कोई वर्क जनरेट होगा, और जैसे इसमें हीट रिजेक्टेड कैसे है, ये हीट रिजेक्टेड क्या है, लॉसेस है, ठीक है। जब हमारे पास फ्यूल इन होता है तो इसमें कुछ तो लॉसेस होंगे, तो लॉसेस होंगे, वो तो हीट रिजेक्टेड के थ्रू बाहर निकल गए, और जो इसमें जो यूजफुल वर्क हुआ वो होगा वर्कआउट, ठीक है। तो आउटपुट क्या है इसका, वर्कआउट, मैकेनिकल वर्कआउट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, एफिशिएंसी मैकेनिकल वर्कआउट अपॉन फ्यूल इन या हीट इन, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, हीट इन, तो इनपुट है तो ये तो कैंसिल हो गया। हीट रिजेक्टेड आउट लॉसेस है तो वो होगा नहीं, आउटपुट तो हमारे पास वर्कआउट है ना। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास हीट रिजेक्टेड ये भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या आएगा, बी आंसर आएगा इसका, ठीक है। एफिशिएंसी इज एक्सप्रेशन इन द रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट, तो इसकी एफिशिएंसी क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डीजल जनरेटिंग स्टेशन यूजफुल लाइफ इज एक्सपेक्टेड टू अराउंड। इसकी डीजल पावर प्लांट है उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, ये ऑप्शन डायरेक्ट याद रखना, 15 to 20 ईयर। द यूजफुल लाइफ ऑफ डीजल जनरेटिंग स्टेशन इज गिवन बाय 15 to 20 ईयर। एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ हाइड्रो पावर स्टेशन इज अबाउट 50 ईयर, हाइड्रो की 50 है और थर्मल की 25 है, ओके। ये इसकी यूजफुल लाइफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट हैज हाईएस्ट रनिंग कॉस्ट। सबसे ज्यादा रनिंग कॉस्ट किसकी ज्यादा है, ठीक है। तो डीजल पावर प्लांट, हाइड्रो, देख हाइड्रो की कितनी होती है, जीरो होती है। थर्मल की होती है रनिंग कॉस्ट बट इतनी ज्यादा नहीं होती, ठीक है। और पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट रनिंग कॉस्ट होती है हमारे पास, होती है वो तो होती है न्यूक्लियर की, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं दे रहा, तो नेक्स्ट कौन सी, डीजल पावर प्लांट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, डीजल। तो कॉस्ट ऑफ डीजल, अगर यहाँ पे न्यूक्लियर होता तो हम न्यूक्लियर ऑप्शन चूज करते, बट यहाँ पे न्यूक्लियर दे नहीं रहा इसलिए हम डीजल के लिए आए, क्योंकि सेकंड लास्ट जो हाईएस्ट कॉस्ट है ना वो हमारे पास डीजल की है। तो कॉस्ट ऑफ डीजल इज वेरी हाई एज कंपेयर टू कोल। दिस इज द मेन रीजन फॉर व्हिच डीजल पावर प्लांट इज नॉट गेटिंग पॉपुलैरिटी ओवर अदर, मींस जनरेटिंग पावर पे। इन द अदर वर्ड रनिंग कॉस्ट ऑफ दिस प्लांट इज हायर एज कंपेयर टू स्टीम एंड हाइड्रो पावर प्लांट, ओके। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। व्हिच ऑफ पावर प्लांट इज हाईएस्ट रनिंग कॉस्ट, सेम क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन नंबर इसका आएगा ए, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, डीजल पावर स्टेशन इज यूज्ड वी हैव डिमांड ऑफ पावर। डिमांड पावर डीजल को कौन सी जगह पे यूज करेंगे, इसको तो इमरजेंसी इंजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा प्लांट बोलते हैं, इमरजेंसी पावर प्लांट जनरेशन, ठीक है। प्लांट या स्टैंड बाय प्लांट, क्या बोलते हैं, स्टैंड बाय
प्लांट, ठीक है। इसको कहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमारे पास पावर रिक्वायरमेंट क्या होती है, लो होती है, ठीक है। तो इसका आंसर वेरी हाई, वेरी हाई हाई, नन ऑफ इज लेस, इसका आंसर आएगा लेस, ओके। डीजल पावर स्टेशन इज यूज्ड वेयर डिमांड ऑफ पावर इज लेस ड्यू टू रनिंग कॉस्ट, क्योंकि इसकी रनिंग कॉस्ट हाई होती है। नेक्स्ट एफिशिएंसी कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ डीजल पावर स्टेशन की, इनकी एफिशिएंसी अपन डायरेक्ट देख लेते हैं। डीजल की एफिशिएंसी कितनी है 35 टू 42%, ये क्वेश्चन देख लो, क्योंकि डायरेक्ट जो अपन पढ़ी थी एफिशिएंसी कितनी रखी है, थर्मल की कितनी है, हाइड्रो की कितनी है, न्यूक्लियर की कितनी है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये चीज यहाँ पे इससे ये एक्सप्लेन होता है कि भाई हमारे पास जो थ्योरी में जो पॉइंट्स पढ़े ना उनके क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट वाले, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे तो तुम्हें वैल्यूज को डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हिच ऑफ द प्लांट इज नॉट डीजल इंजन का, इसमें कौन सा जो पार्ट है ना वो डीजल इंजन का नहीं है। कूलिंग है डीजल में, ऑयल पंप है, स्टेनर है, बट पेनस्टॉक इसमें होता है हाइड्रो में, तो ये इसके अंदर नहीं होगा। मैकेनिकल हार्ट ऑफ डीजल इंजन का मैकेनिकल हार्ट क्या है, मैकेनिकल हार्ट है जो फ्यूल इंजेक्ट करते हैं ना हमारे पास डीजल आईसी इंजन में, वो होता है। तो फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम इसका है मैकेनिकल हार्ट, मैकेनिकल हार्ट ऑफ डीजल इंजन का मैकेनिकल हार्ट कौन है, फ्यूल इंजेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास गैस डीजल पंप स्टोरेज प्लांट आर यूजेस, ये गैस इनको कहाँ यूज करते हैं जहाँ पे इमरजेंसी होती है अचानक से, तो वो इमरजेंसी या कोई भी जैसे कि हमें रिक्वायरमेंट थी 5 मतलब क्या बोलते हैं 100 मेगावाट क्या बोलते हैं पावर जनरेट होती है, पावर सप्लाई होती है, बट एक दिन अचानक से हमें मतलब रिक्वायरमेंट हो गई 105 की, ठीक है। तो उसको जो एक्स्ट्रा जो क्या बोलते हैं एनर्जी है ना उसको कहाँ से बेच सकते हैं अपन अचानक, ये हमारे पास कौन सा प्लांट है, गैस डीजल पंप स्टोरेज प्लांट। तो ये कौन से पीक लोड प्लांट है ना, इसको क्या बोलते हैं पीक लोड प्लांट। जबकि हमारे पास थर्मल है, न्यूक्लियर है, हाइड्रो है, उनको क्या बोलते हैं बेस लोड प्लांट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, दोनों चीज देख लेना कि जो हमारे पास डीजल गैस पंप स्टोरेज प्लांट होते हैं उनको पीक लोड प्लांट बोलते हैं, जबकि हमारे पास अदर प्लांट होते हैं न्यूक्लियर थर्मल, उनको क्या बोलते हैं बेस लोड प्लांट बोलेंगे, ओके। द गैस डीजल पंप स्टोरेज प्लांट आर यूज्ड एज अ पीक लोड प्लांट, द बेस लोड इज रिलेटिवली स्टेबल एंड रेफर टू मिनिमम अमाउंट ऑफ डिमांड ओवर ए डे, ठीक है। पीक लोड इज हायर डिमांड ऑफ शॉर्ट पीरियड की, शॉर्ट पीरियड के लिए हाई डिमांड होती है किसकी, पीक लोड की, और ये कौन सी होती है हमारे पास गैस डीजल पंप स्टोरेज, ओके। गैस टरबाइन पावर प्लांट इज बेस्ट, गैस टरबाइन किसके लिए होता है, पीक लोड के लिए, ठीक है। Why रीजनरेटर यूज इन गैस टरबाइन पावर प्लांट, रीजनरेटर का काम क्या होता है, जो हमारे पास एग्जॉस्ट गैस होती है ना उसको रिकवर करना, उससे हीट रिकवर करना। टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा हीट नो, टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा प्रेशर नो, टू प्रोड्यूस हाई टेंपरेचर नहीं, इसका काम है टू रिकवर हीट फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैस से हीट को रिकवर करने का काम। गैस टरबाइन कौन से प्रिंसिपल पर करती है, वो है हमारे पास ब्रेटन साइकिल। जैसे हमारे पास रैंकन साइकिल किसके लिए काम करती है, हमारे पास रैंकन साइकिल करती है थर्मल पावर प्लांट को रैंकन साइकिल पर करती है, गैस टरबाइन किस पर करती है हमारे पास ब्रेटन साइकिल पे, ओके। ये इंपॉर्टेंट हमसे दोनों चीज याद रखना। थर्ड नंबर है व्हाट इज यूज एज ए प्राइम मूवर इन गैस टरबाइन, गैस टरबाइन में कौन सी मतलब प्राइम मूवर की तरह काम करता है, ठीक है। गैस टरबाइन डीजल वाटर पेल्टन टरबाइन, तो गैस टरबाइन ही एज ए प्राइम मूवर एज ए यूज करता है किसमें, गैस पावर प्लांट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of them is peak load, पीक लोड कौन सा है, स्मॉल कैपेसिटी का थर्मल डीजल और रन ऑफ पावर प्लांट। रन ऑफ मतलब रन कम, मतलब क्या बोलते हैं जब रिवर की फ्लो है ना वो कम है, ऐसे केस में हमारे पास कौन सा है, क्या बोलते हैं क्या यूज करेंगे पीक लोड को, मतलब डीजल प्लांट वगैरह पंप स्टोरेज को करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ये भी है, ये भी है, तो ये भी हमारे पास स्मॉल कैपेसिटी थर्मल प्लांट भी हमारा यूज करेंगे पीक लोड के लिए, तो आंसर क्या आएगा डीजल, मतलब डी आएगा, ठीक है। जनरली ये सर्टेन अमाउंट ऑफ मिनिमम लोड व्हिच इज ऑलवेज कनेक्टेड टू पावर प्लांट इज कॉल्ड बेस लोड, ठीक है। ऐसा लोड जो हमेशा 24 आवर कनेक्ट होता है हमारे पास प्लांट से उसको बोलते हैं बेस लोड, और जो अचानक से कभी-कभी कनेक्ट होता है वो होता है हमारे पास पीक लोड, ठीक है। तो बेस लोड में हमारा होता है थर्मल प्लांट, हाइड्रो, न्यूक्लियर, ये हमारे पास बेस लोड है, ठीक है। अब 15 लास्ट क्वेश्चन वो देखते हैं, बेस लोड ऑफ पावर स्टेशन इज स्टैंड फुल, बेस लोड कहां कितने आवर्स तक कनेक्ट होता है, वो 24 आवर्स, ठीक है। तो 12 टू 24 आवर पर डे कनेक्ट जो लोड कनेक्ट रहता है वो हमारा होता है हमारे पास बेस लोड। और जो हमारे पास अभी तक हमने पढ़ा था पावर जनरेशन वाले प्लांट्स, उस वाले चैप्टर को अपन यहीं कंप्लीट करते हैं, ये हमारे पूरे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं पावर सिस्टम के। तो अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हो यहाँ तक तो उससे पहले आप एक बार थर्मल पावर प्लांट एंड हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट उनको जरूर देखना और उनके क्वेश्चंस को भी साथ में लगा लेना, ठीक है। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।